हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 के सभी एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर लिए थे। हमने एग्जांपल भी देख लिए थे बुक के, और मोस्टली हमें जो उस एक्सरसाइज में करना था वो ये करना था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना था और उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, क्या मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, ये सब चीजें हमने नहीं पढ़ी थी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें क्या बताता है, क्या उसका मीनिंग होता है, ये सब पढ़ना है हमें इस लेक्चर में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग बताने के लिए मैं आपकी बुक के एग्जांपल नंबर 1, 2 और 3 को सेपरेटली स्टडी करके आपको बताऊंगा। तो एग्जांपल नंबर 1 को आप दोबारा से अगर देखेंगे तो उसमें आपके पास एक गेम था। अखिला, आपका जो प्लेयर था, वो एक गेम खेलना चाहती थी हुपला का, और एक मैरी गो राउंड जो है उसकी राइड एंजॉय करना चाहती थी। तो उसके पास सबसे पहले कंडीशन ये दी गई थी कि उसका जो एक कंडीशन ये रहेगा कि उसको जो हुपला गेम है वो हाफ नंबर में रहेगा मेरी गो राउंड के। तो आपने पहली इक्वेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाई थी x-2y। अगर आप देखेंगे तो x-2y की लाइन बनती है। बच्चों, जो भी लाइन है, इस लाइन के ऊपर आप इनफाइनाइट पॉइंट्स ले सकते हैं। जैसे देखिए कि ये भी एक पॉइंट है लाइन के ऊपर, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। इस तरीके से इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, और हर एक पॉइंट इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन है, यानी कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करता है तो इसका सॉल्यूशन है। तो जब तक हमारे पास एक कंडीशन रहेगी, हम दो वेरिएबल वाली इक्वेशन का कोई एक सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। तो हमारे पास कम से कम दो इक्वेशन रिक्वायर्ड रहती है, दो कंडीशन रिक्वायर्ड रहती है, और दो कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है एक साथ, तब हमारे पास सॉल्यूशन आना स्टार्ट होता है। वरना सिर्फ अगर एक इक्वेशन है तो हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट ऐसे हैं जो कि फिजिबल आंसर हो सकते हैं इसके। अब सिर्फ ये कंडीशन दे देते कि एक चीज जो है वो दूसरी चीज की आधी करनी है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। एक को 2 बार करो, एक को 1 बार करो, एक को 4 बार करो, एक को 2 बार करो, तो आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन बना सकते हैं। लेकिन जब दूसरी कंडीशन इंट्रोड्यूस होती है, ये जो कंडीशन थी इसमें हमारे पास प्राइस का कंस्ट्रेंट था कि 20 रुपीज उसके पास एट मोस्ट है खर्च करने के लिए, और यूनिट प्राइस दे रखी थी कि एक गेम की 3 रुपीज है और एक राइड की 4 रुपीज है। इसके साथ हमने ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया था, इसको प्लॉट किया था। तो जब दो लाइनें जहां पे इंटरसेक्ट कर रही थी, वो एक कॉमन पॉइंट आया था 4, यानी x की वैल्यू 4 थी और y की वैल्यू 2 थी। तो क्या मतलब होता है जब दो लाइंस, जो हमारे जो अलजेब्रिक इक्वेशन है उनकी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है, उसका क्या मतलब होता है? बच्चों, इसका एक सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट ऐसा है जो दोनों लाइंस पे लाई कर रहा है, यानी दोनों लाइंस पे पड़ रहा है, यानी कि दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगा। आप इस 4,2 यानी कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 को आप दोनों इक्वेशन में डाल के देखिए, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, दोनों इक्वेशन ट्रू प्रूफ होगी। इसका मतलब ये एक कॉमन सॉल्यूशन है, और ये ही इकलौता सॉल्यूशन है इन दोनों कंडीशन के लिए। तो ऐसी वाली कंडीशंस जहां पे ग्राफ की दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है, हमेशा वहां पे एक ही सॉल्यूशन मिलता है, और उसी को बोलते हैं उसका यूनिक सॉल्यूशन। उसी को बोलते हैं उसका यूनिक सॉल्यूशन। बच्चों, ये जो सॉल्यूशन आया इसको कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी कहते हैं, इसे कहते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी। तो ये हमें एक चीज समझ में आई कि जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हुई हमें दिखेगी तो हम बोल देंगे कि इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि वो जो प्रॉब्लम है, दो जो गिवन कंडीशन है, उसके लिए हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक इकलौता सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 को भी देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 यानी कि जिसमें दो फ्रेंड थी, एक रोमिला थी और एक दूसरी फ्रेंड थी। दोनों के दोनों पेंसिल और इरेजर बाय कर रहे थे सेम क्वालिटी के। तो बच्चों, आपने देखा था कि उसमें जो दोनों इक्वेशन बनी थी वो दोनों कोइंसाइड कर रही थी ग्राफिकली। ये उन दोनों की इक्वेशन थी, और दोनों के लिए लाइन एक ही थी। अब लाइन एक ही का क्या मतलब होता है? आप एग्जाम्पल नंबर 1 से देखिए कि जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, वही एक पॉइंट था जिसको दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही थी। लेकिन इस केस में हर एक पॉइंट, किसी एक लाइन पे भी कोई भी पॉइंट, चाहे आप ये पॉइंट लीजिए, चाहे ये लीजिए, चाहे ये लीजिए, चाहे ये लीजिए, हर एक पॉइंट दोनों की दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो दोनों इक्वेशन के ऊपर लाई कर रही है, क्योंकि लाइंस कोइंसाइड हो गई है, लाइन एक ही है। तो यहां से आपको समझ में आता है कि इन दोनों इक्वेशन के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों की दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हम कहते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो अब आपको जब भी किन्हीं दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए कोइंसिडेंस करती हुई दो लाइन दिख जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि उन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन का जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट। आप देख सकते हैं कि हर एक वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे 3 और 1 एक पॉइंट था, तो 3 और 1 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरीके से कोई और वैल्यू भी x और y की इनफाइनाइट ऐसी वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी, और x और y हमने अज्यूम किया था रेट ऑफ एक पेंसिल और एक इरेजर, तो वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन सबके सब आंसर हो सकते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनता है जब लाइन कोइंसिडेंस करती है। चलिए तीसरे एग्जांपल को देखते हैं। तीसरे एग्जांपल में हमारे पास दो रेल्स की इक्वेशन दी गई थी, दोनों को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। ये इनकी दोनों की इक्वेशन थी। आप यहां पे देख रहे हैं कि रेल जो है वो आपस में ना कहीं टच कर रही है ना इंटरसेक्ट कर रही है, ओवरलैप करने का तो सवाल ही नहीं होता। तो ऐसे केसेस जहां पे लाइनें इंटरसेक्ट नहीं कर रही या फिर टच भी नहीं कर रही, वहां पे हम बोलते हैं देयर इज नो सॉल्यूशन, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो, दोनों के ऊपर वैल्यू को, इक्वेशन को वैलिडेट कर रहा हो। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। इंडिविजुअल पॉइंट इनफाइनाइट है। अगर हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन होती 2x + 4y - 12, तो उसके लिए देखिए इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। दूसरी इक्वेशन के लिए भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन दोनों के लिए कंबाइंड कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं ऐसी इक्वेशन को इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। चलिए बच्चों, ऐसी लीनियर इक्वेशन, ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसके लिए कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कैसा पेयर है बच्चों वो लीनियर इक्वेशन का? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को शॉर्ट में मैं LE लिख रहा हूं। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला पेयर होता है, ऐसे पेयर को हम बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बच्चों ये डिपेंडेंट तो है, लेकिन साथ में इसके आंसर तो एग्जिस्ट करते ही है ना। ऐसा तो नहीं है कोई आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए कई बार डिपेंडेंट के साथ में आपको कंसिस्टेंट भी लिखा हुआ दिख जाता है। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऐसी इक्वेशंस को हम डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और ठीक इसी तरीके से जहां पे हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन था, ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों लीनियर इक्वेशन के नाम हमने तीनों के बता दिए। इसी तरीके से सॉल्यूशन के नाम भी हम बता सकते हैं। ये कैसा सॉल्यूशन होता है? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, या फिर इसको दूसरा नाम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ये कैसा सॉल्यूशन होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, या फिर दूसरा नाम क्या है? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इसी तरीके से इसको नो सॉल्यूशन बोलते हैं, या फिर इसको कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो जब भी आपको कोई ग्राफ दिखेगा उसमें इन तीन टाइप की कंडीशन होगी, आप देखते ही बता सकते हैं कि इंटरसेक्ट करेगा मतलब यूनिक सॉल्यूशन, अगर कोइंसाइड करेगा मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर पैरेलल जा रही होगी दो लाइंस तो आप बोलोगे नो सॉल्यूशन। तो ग्राफ को देख के उसके सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बताना अब आप सीख चुके हो। एक छोटा सा पॉइंट और है, अलजेब्रिक सॉल्यूशन के बारे में कमेंट करना अलजेब्रिकली, यानी कि ग्राफ को देख के नहीं, इक्वेशन को देख के कमेंट करना, वो भी आपको अभी सिखा देते हैं। तो बच्चों किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अगर ग्राफ प्लॉटेड हो तो ग्राफ को देख के आप कुछ अंदाजे लगा सकते हो। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाया। अब मैं आपको एक टेबल के थ्रू बता रहा हूं कि सिर्फ अगर आपके पास इक्वेशन के पेयर गिवन हो तो बिना ग्राफ प्लॉट किए आप उसको कैसे समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। तो जनरली जो हम एक कॉमन जनरल फॉर्मेट है हमारा इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का, वो ये है a1x + b1y + c1, यानी कि ये हमारी एक फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें कोएफिशिएंट x का a1, y का कोएफिशिएंट है b1 और कांस्टेंट m है c1। और ठीक इसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन होगी उसमें हमने कोएफिशिएंट को a2, b2 और c2 से रिप्रेजेंट किया, बस इतनी सी बात है। तो हम सबसे पहले एग्जांपल 1 जो हमने बुक में पढ़ा था एक्सरसाइज 3 का, सॉरी चैप्टर 3 का, तो उसको पहले एग्जांपल में हमने जो दो इक्वेशन बनाई थी उन दोनों इक्वेशन को मैंने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, x - 2y = 0, 3x + 4y - 20 = 0। इसमें मैं a1 और a2 का रेशियो सबसे पहले कॉलम में लिख रहा हूं। तो a1 है यहाँ पे 1 और a2 है 3, तो 1/3 इसका रेशियो आ गया। इसी तरीके से b1/b2 का रेशियो भी लिख लेता हूं। तो b1 है मेरे पास -2 और b2 है मेरे पास 4, तो रेशियो आ जाएगा -1/2। ठीक है बच्चों, c1 c2 का रेशियो भी लिख लेता हूं। यहाँ पे देखिए c1 है 0
और C2 की वैल्यू है -20, तो ये जो रेशियो आ जाएगा ये 0 आ जाएगा वैल्यू इसका। अब मुझे कंपेयर करना है, सबसे पहले मैं A1 A2 को B1 B2 के साथ कंपेयर करता हूं, तो मैं देखूंगा कि A1 A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 B2, वैल्यू बिल्कुल अलग है। A1 A2 की वैल्यू 1/3 है, B1 B2 की वैल्यू -1/2 है। तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है कि जब मेरे पास ये रेशियो नॉट इक्वल्स आ जाएगा तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वो दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग होगी। कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग। बिना प्लॉट किए मैं उसके नेचर के बारे में बता सकता हूं कि वो इंटरसेक्टिंग होगी। और अगर दो लाइनें इंटरसेक्टिंग होगी तो उनका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या बता सकता हूं मैं कि वो एक यूनिक सॉल्यूशन देगी। कैसा सॉल्यूशन देगी? यूनिक सॉल्यूशन देगी वो दो लाइंस। तो ये दो चीजें मैं सिर्फ लाइन में इन रेशियो को देख के बता सकता हूं। बिल्कुल इसी तरीके से आपको बाकी के दो एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3 के लिए भी करना है। इक्वेशन को आप ऑलरेडी एग्जांपल में बता चुके हैं, थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था। फिर से वही काम करना है, A1/A2 निकाल लेना है, तो 2/4 1/2 आ जाएगा A1 A2, B1 B2 आ जाएगा आपके पास 3/6 यानी कि ये भी बन गया 1/2। और आपके पास C1 और C2 भी निकालना है, C1 है -9 और C2 है -18, ये भी आपके पास आ जाएगा 1/2। तो यहां पे अगर आप रेशियो को कंपेयर करने जाएंगे तो देखेंगे A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, यानी कि तीनों की तीनों रेशियो इक्वल है। अगर तीनों रेशियो इक्वल है तो आप बिना ग्राफ प्लॉट के बता देंगे कि जो लाइन होगी वो कोइंसिडेंस करेगी, कोइंसिडेंशियल लाइंस होगी। इसका मतलब एक्चुअल में वो दोनों लाइन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, बस एक कॉमन वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन हो गया। यहां पे देखिए जो 2x + 3y - 9 था, उसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन में तो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। तो किसी भी एक इक्वेशन में किसी एक वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन करके दूसरा अगर बना रहा है तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि रेशियो तो इक्वल ही रहेगा ना। रेशियो की वैल्यू वही होगी जिस वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई किया है। रेशियो इक्वल रहेगा तीनों का, A1 A2 B1 B2 C1 C2, तीनों का रेशियो इक्वल रहेगा। वो लाइन कोइंसिडेंट करेगी और उसके सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों लाइनें कोइंसिडेंस कर रही है और बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो दोनों लाइनों को सेटिस्फाई कर। इसी तरीके से तीसरे वाले एग्जांपल के लिए भी मुझे सबसे पहले A1 A2 निकालना है। A1 A2 1/2 आ जाएगा, 1/2। B1 B2 भी निकालना है, B1 B2 इज B1 2 4, तो दिस इज 1/2। C1 C2 भी निकाल लेते हैं, -4 डिवाइड बाय -12 और ये आ जाएगा 1/3। तो रेशियो को कंपेयर करके देखता हूं, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2। B1/B2 के तो इक्वल है, बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ठीक है बच्चों, C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो ऐसा केस जब आपको दिखेगा तो बिना ग्राफ प्लॉट किए आप तुरंत बोल देंगे कि वो लाइन पैरेलल लाइंस हैं। कैसी लाइन है? पैरेलल लाइंस हैं। और उनका जो सॉल्यूशन आएगा, कोई भी ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता जो कि दोनों की दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इसलिए उस केस को बोल देते हैं नो सॉल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इस तरीके से बच्चों इस टेबल के थ्रू आपको समझ में आ गया कि सिर्फ इक्वेशन को देख के आप रेशियो को कंपेयर करेंगे, रेशियो को कंपेयर करके आप बोल देंगे उसका ग्राफिकल मतलब क्या है, यानी ग्राफ पे वो लाइन का नेचर कैसा होगा, और उसके हिसाब से आप बोल देंगे कि वो सॉल्यूशन किस टाइप के जनरेट करेगी। तो ये टेबल अगर आपको समझ में आ गई है तो आप इजीली सिर्फ इक्वेशन को देख के ही सॉल्यूशन के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहां तक बच्चों हम कर रहे हैं थ्योरी पार्ट को कंप्लीट। इसके बाकी बचे हुए एग्जांपल्स को करेंगे अगले सेशन में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।